भारतीय इतिहास के कुछ विषय इसके अंतर्गत अध्याय 2 विषय 2 राजा किसान और नगर का शेष भाग। उपभाग 6 नगर एवं व्यापार। 6.1 नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से 4 अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैन जैसे नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीवंत केंद्र थे। 6.2 यानी कि 6.2 नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण होते हैं। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उनमें सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थीं। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया है। 6.3 उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। समुद्री यात्राएं अक्सर खतरनाक होती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के तूफान या लहरें आना या कोई चक्रवात आ जाना या फिर समुद्री लुटेरों के कारण समुद्री यात्राओं को खतरनाक यात्रा बताया गया है। तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत में सत्वाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। 6.4 सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था।
यानी कि जब सिक्के नहीं चलते थे तो विनिमय करना बड़ा मुश्किल था। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी और वस्तु विनिमय प्रणाली सिक्के के प्रचलन से पूर्व में थी, जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कम उपयोगी वस्तु के बदले में अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त करना बड़ी मुश्किल की बात थी। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। ये जो आहत सिक्के हैं ये चांदी और तांबे से निर्मित होते थे। ये जो रेड सर्कल में हम दिखा रहे हैं, आहत सिक्के चांदी और तांबे से मिला करके बनाए जाते थे और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले इन सिक्कों का प्रचलन हुआ था। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, काबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों के योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? उपभाग 7 मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? यहाँ पर अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी और लिपि को कैसे पढ़ा गया, इसके चिन्ह अंकित हैं। इसको हम देखें। इसका मतलब ये लगाया गया
डी का मतलब चा लगाया गया, सी का मतलब ढा लगाया गया। इस प्रकार से ये ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। यानी जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं उन सभी लिपियों का मूल ही ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। 7.2 खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए आ, इस प्रतीक को मान लेते हैं आ, प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। 7.3 अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्रीय प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल ना जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। ये सिक्के हैं उस काल के। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है।
अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका? अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के शाब्दिक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन का मतलब होता है जिनको पढ़ा ना जा सके, जिनको बाँचा ना जा सके, उन्हें अर्वाचीन कहते हैं। दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। यहाँ पर कुछ प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास की बातें प्रमुख रूप से दर्शाई जा रही। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व तक धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, ये काल था 600 से 500 ईसा पूर्व का। इसमें धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के, इसका काल था। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व का काल मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ का काल था। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ, ये 2 वर्ष का समय रहा था इसका। लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है। लगभग 272 से 268 या 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन रहा है। लगभग 158 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिम उत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, दक्कन में सातवाहन। लगभग 100 से 200 ईस्वी तक पश्चिम उत्तर के शक शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के। लगभग 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क का राज्यारोहण। यहाँ हम आपको बताएं, लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ और कनिष्क ने ही ईस्वी सन चलाया था। ईस्वी सन 78 ईस्वी में कनिष्क ने जो शक संवत है इसका को चलन में लाया था। शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में लाया गया था। लगभग 100 से 200 ईस्वी सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख प्रमाण। लगभग 320 ईस्वी
गुप्त शासन का आरंभ। लगभग 335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की प्रशंसा में समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ पर लिखी है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। लगभग 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में बाकाट, लगभग 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। लगभग 606 से 647 कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वयं त्सांग की यात्रा। लगभग 712 अरबों की सिंध पर विजय। यहाँ हम व्यापार की बात करें तो मालाबार तट, इसको आधुनिक केरल कहते हैं। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदी के लिए बाजार वाले नगरों में वे जहाज़ भेजते हैं। यानी जो मालाबार तट है केरल का, केरल को तो वैसे भी मसालों का राजा कहा जाता है, तो यहाँ भारी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेश नगरों में वे जहाज़ भेजते हैं। यानी कौन? विदेशी व्यापारी। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज जो कि एक पत्थर होता है, सुरमा जो आँखों में लगाया जाता है, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों जो कि समुद्र में प्राप्त होते हैं, हाथी दांत जो कि जंगलों से प्राप्त होते हैं हाथियों से, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। तक्षशिला, ये जम्मू कश्मीर में ऊपर की तरफ दिख रही है, यहीं हिंदू कुश दर्रा है। संभवतः सिकंदर ने या जितने भी थल मार्ग से आक्रमणकारी आए हैं इसी रास्ते से भारत में प्रवेश किया है। ये तक्षशिला है या कुषाणों का राज्य था। ये मथुरा दिखाई दे रही है आपको, ये कन्नौज है, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर जो कि मगध की राजधानी थी, विदिशा, इसको वेशनगर कहा जाता था प्राचीन काल में। उज्जैनी, वाकाट, पैठन, यहाँ उज्जैनी इस क्षेत्र में बाकाटों का शासन था। शक, ये शक शासन था। भरू कच्छ, यहाँ शकों ने शासन किया है। इसके बाद सोपारा, धान्यक, कटक, शिशुपालगढ़, चंद्रकेतुगढ़, महास्थान, ये भारत में विभिन्न राजवंशों के इसके मैप पर दिखाए गए हैं। चोल, काडुमनाल ये जगह है, चोल वंश का यहाँ शासन था। नीचे चेर, फिर पांड्य, पुहार, ये समुद्र किनारे बसा हुआ नगर था, प्राचीन नगर की श्रेणी में आता था। आधुनिक में ये चेन्नई के समकक्ष है। बहरहाल चेन्नई और मुंबई, कोलकाता, इन नगरों की बसाहट या इन नगरों की स्थापना यूरोपीय जातियों के आगमन के साथ ही हुई हैं। यहाँ पाटलिपुत्र का इतिहास दिया जा रहा है। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटिल ग्राम नाम के एक गांव से हुआ था। यानी पाटलिपुत्र भी पहले एक गांव था, पाटिल ग्राम।
के एक गांव से हुआ था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया। पहले मगध की राजधानी राजगाह थी, उसको हटा करके पाटिल ग्राम को बस्ती में लाने का प्रयास किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। यानी जो पाटिल ग्राम था ये पाटलिपुत्र के नाम से एशिया के सबसे बड़े नगरों में शुमार हो गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री xuanzang 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। गुजरात की सुदर्शन झील। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। यहाँ पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा के कुछ अंश हैं। यहाँ यह तमिल महाकाव्य की शिलापादिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरते, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थीं। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, सरदार सेनगुत्तुवन सरदारी थी इनकी, ये सरदार थे और सरदार लोग अपने अनुयायियों से भेंटें स्वीकार करते थे, कर वसूल नहीं करते थे। यहाँ वो भेंटों को दर्शाया गया है जो उन्होंने अपने